हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। और उसी से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो आपका होने जा रहा है। इस टॉपिक में हम लोग एक्चुअली में वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तेज़ी से हम लोग इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीन के बारे में। देखो, वैक्सीन जो टर्म है ना, ये वैका टर्म से बना है। और वैका का मतलब एक्चुअली में काऊ होता है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वैक्सीन जो बना था ना, वो काऊ के वजह से ही बना था। काऊ का यूज़ करके, काऊ के ब्लड को यूज़ करके, काऊ के ब्लड में जो सेरम अवेलेबल होता ना, उसी का यूज़ करके बना था। और इसको बनाने का काम किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है आपका। तो चलिए देखिए, वैक्सीन का डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैक्सीन आर वीकेंड और डेड डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स that are injected in our body to trigger production of antibodies। देखिए, इस चीज़ को समझो। वैक्सीन जो होता है ना, वो या तो कमज़ोर किया गया, वीकेंड का मतलब क्या होता है? जिसको हमने कमज़ोर कर दिया है, या फिर डेड माइक्रोब्स होता है, ठीक ना। वैक्सीन जब हमको प्रोवाइड किया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है? वीकेंड या डेड माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। किसके लिए इंजेक्ट किया जाता है? तो इंजेक्शन का पर्पस क्या होता है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस करना। और यही एंटीबॉडीज़ क्या करता है? पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्सीन, ठीक ना। अब वैक्सीन से रिलेटेड एक टर्म आ गया, वैक्सीनेशन। क्या है भाई? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। जब आप किसी पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ के लिए किसी पर्सन को वैक्सीन देते हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक ना। नीचे देखिए, वही लिखा हुआ है। एडवर्ड जेनर जो है, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किए थे वैक्सीन को। और किसके लिए किया था उन्होंने? तो स्मॉल पॉक्स के लिए किया था 1798 में। ओके, और यूज़ किसका किया था उन्होंने? काऊ का यूज़ किया था। काऊ के सेरम से उन्होंने इस पॉक्स वैक्सीन को बनाया था। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अगला क्या है? सम डिजीजेज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जैसे कॉलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इसको वैक्सीन से रोका जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए, बीसीजी वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा। ये ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है। फुल फॉर्म इसका क्या है? बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन। ओके, बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन, यही इसका फुल फॉर्म है, बीसीजी। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा पोलियो वैक्सीन का। पोलियो वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप दिया जाता है ना, तो पोलियो वैक्सीन का आपने नाम सुना होगा। आप नाम सुनेंगे पारा ए पारा बी का। पारा ए पैरा बी, है ना। ये पैरा ए पैरा बी जो है ना, ये टाइफाइड की वैक्सीन है। ओके, तो ये सब अलग अलग टाइप का वैक्सीन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको वेरियस टाइप के पैथोजेनिक एक्शन को आपके बॉडी में होने से रोकता है। और ये ट्रिगर करता है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को, है ना, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे और आपको डिजीज होने की संभावना जो होती है वो कम जाती है। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन का। देखिए, फूड प्रिजर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसकी वजह से हम वैसे फूड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं जो जनरली क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है ना। देखिए, वही है, वी नीड प्रिजर्व द फूड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द फूड कैन समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच आर पॉइजनस, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें मॉइस्चर होता है। जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क को आप ऐसे कॉमन वे में लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप मिल्क को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसको ठंडे एरिया में रख दीजिए, या फिर आप उसकी मिठाई बना लीजिए, या फिर आप उसका पाउडर बना लीजिए, तो आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप फूड को प्रोसेसिंग करते हैं। तो वो जो फूड का प्रोसेसिंग का जो अलग अलग मेथड है ना, चाहे वो फिज़िकल मेथड हो सकता है,
कोई केमिकल मिला करके हम ये काम कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, मतलब हम उसको लंबे समय तक यूज कर सकें और उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकें। तो नीचे देखिए बहुत सारा मेथड अवेलेबल है आपके लिए। देखिए क्या क्या मेथड है। पहला मेथड है क्या, यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव। कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है केमिकल के रूप में, जैसे सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं हम लोग। आप देखिएगा चटनी वगैरह में या फिर सॉस वगैरह में, या फिर बहुत सारा जो सॉस होता है, या फिर ये फ्रूट जूस वगैरह में देखिएगा सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा आपको। आप सॉल्ट का यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे पिकल्स। पिकल्स जो होता है वो लंबे समय तक हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना, तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला हुआ होता है, और उस सॉल्ट की वजह से उसके अंदर जो पैथोजेन का ग्रोथ होता है ना, उसके अंदर जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है वो ऑलमोस्ट रुक जाता है। उसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ करो, जैसे जितने भी स्वीट्स वगैरह हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं हम लोग, तो शुगर यूज़ करने की वजह से क्या होगा कि हम लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से देखिए वाइल्ड को, जैसे आप पिकल्स बनाते हैं तो उसमें वाइल्ड डालते हैं, इससे भी प्रिजर्वेशन होता है। विनेगर, हम पिकल्स बनाने के लिए विनेगर का भी यूज़ करते हैं, उससे भी क्या होता है, फूड प्रिजर्व होता है, लंबे समय तक आप फूड को स्टोर कर सकते हैं। फिर देखिए हॉट और कोल्ड से। हॉट से क्या, तो अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर टाइप के फूड को आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, उसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो डेथ कर जाएगा, तो आप हॉट करके आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो आप। और कुछ फूड जो होता है जिसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जैसे आइसक्रीम हो गया, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें मॉइस्चर होता है, उसको आप क्या करते हो, लंबे समय तक फ्रिज में रख दो। या फिर बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं जैसे टोमेटोज़ हो गया, या फिर और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसको आप कोल्ड स्टोरेज में या फिर कोल्ड कंडीशन में रख करके लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। फिर और देखिए सील्ड एयर टाइट पैकेट में भी हम उसको रख करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सब वेरियस मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फूड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका रोल होता है सीधे सीधे आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है, लगभग 78% हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ना। और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सारा का कंस्टिट्यूएंट है ये नाइट्रोजन। ये सारे मैटर का कंस्टिट्यूएंट है हमारे बॉडी में, तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। अब इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन जो होता है ना, वो डायरेक्टली हम लोग नहीं ले सकते है ना। कोई भी प्लांट या एनिमल जो होता है इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग होता है, वो इन्वायरमेंट में प्रोसेस्ड हो जाता है और डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे क्या भाई, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है ना। जैसे ये नाइट्राइट हो गया, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक ना, वही चीज़ है। तो देखिए इट गेट, वही लिखा हुआ इट गेट फिक्स बाई आइदर लाइटनिंग और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेसर, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेसर या लाइटनिंग के द्वारा इसमें फिक्सेशन हो जाता है, इसका जो फॉर्म्स है वो बदल जाता है, और वही फॉर्म्स हमारे बॉडी में यूज होता है या प्लांट के बॉडी में यूज होता है। और इसके जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप देख रहे होंगे, उसमें देखिए कौन आ गया है, राइजोबियम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। बीजी ये क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को या फिर प्लांट के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं ना, उनका यूटिलाइज करके ये सीधे सीधे उसको क्या कर लेता है, अपने बॉडी में कन्वर्ट करता है, उसका फिक्सेशन करता है, और जिसकी वजह से सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है वो बढ़ जाता है, ठीक ना। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल का एक सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका एक ग्राफ बनाया हुआ है, या फिर उसका कह सकते हैं एक रे डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो क्या है, N2। अब इस N2 का फिक्सेशन अलग अलग टाइप से हो सकता है। देखिए सबसे पहले फिक्सेशन जो है वो किससे के द्वारा बताया गया है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, ठीक ना। तो ये जो फिक्सेशन देख रहे हो ना, ये कैसा फिक्सेशन है, तो ये माइक्रोबियल फिक्सेशन है, ये माइक्रोबियल फिक्सेशन है। उसी तरह से लाइटनिंग के द्वारा फिक्सेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल फिक्सेशन हो जाएगा।
ये फिक्सेशन हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल। जब लाइटनिंग होता है ना तो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये क्या हो जाता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में सीधे बदल जाता है। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है और वो सॉइल में आ जाता है। और सॉइल में जब वो आएगा तो क्या होगा, सॉइल में आने के बाद इसका क्या हो जाएगा, वो सॉइल से चला जाएगा, देखिए प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, तो प्लांट में ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट प्रोटीन में, है ना। और इस प्लांट प्रोटीन को कौन खाएगा, एनिमल। तो एनिमल में भी ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये प्लांट और एनिमल दोनों डेथ करेगा ना, तो ये डेथ करने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन या फिर अमोनिफिकेशन, ये अलग अलग है। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को मैं आगे बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये सब अलग अलग टर्म यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम और बीजीए के द्वारा डायरेक्टली सॉइल में आ जाता है, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन में लाइटनिंग के द्वारा ये कहाँ पहुँच जाता है, सॉइल में। और सॉइल में ये एक्चुअली में किस फॉर्म में रहता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। और नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म जो होता है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट एज ए फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट इसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कन्वर्ट कर जाता है प्लांट प्रोटीन में। प्लांट प्रोटीन को कौन खाता है, एनिमल। एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। प्लांट और एनिमल जब डेथ करेगा तो ये नाइट्रोजन जो है वापस इन्वायरमेंट में आएगा बाई माइक्रोबियल एक्शन एंड डिफरेंट टाइप का फिजिकल एक्शन के द्वारा। तो वही हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन आ गया। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्टेड बाई लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोबैक्टर, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी इनटू कंपाउंड्स यूजेबल बाई प्लांट। ये कौन सा कंपाउंड होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट होगा या फिर नाइट्राइट होगा। देखो नाइट्रेट अगर है तो NO3 माइनस होता है और नाइट्राइट होता है तो NO2 माइनस होता है, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, देखिए अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया का कन्वर्सन होता है किसमें, नाइट्राइट में। किसके द्वारा, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। एंड फर्दर कन्वर्सन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट बाई नाइट्रोबैक्टर। देखो ये दो बैक्टीरिया आपको याद रखना है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है कि अमोनिया का कन्वर्सन करता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट फर्दर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अगला टर्म है एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया कि रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम सॉइल एंड यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, है ना। मैंने अभी आपको बताया ना साइकिल में कि ये जो सॉइल से जो प्लांट लेता है नाइट्रोजन वेरियस फॉर्म में, वो क्या हो जाता है, वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर जाता है। और इस प्रोटीन को कौन खाएगा, तो प्लांट, एनिमल खाएगा। देखिए एनिमल फीड्स ऑन प्लांट दीज प्रोटीन्स। और एन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड को कौन खाता है, एनिमल खाता है, ठीक ना। आगे क्या है भाई, अगला टर्म आपके लिए आ गया अमोनिफिकेशन। देखिए अमोनिफिकेशन क्या टर्म होता है, बहुत आसान टर्म है। एक्चुअली में प्लांट और एनिमल प्रोटीन जो होता है वो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक ना। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा या फंगाई के द्वारा वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको फिर फर्दर प्लांट यूज़ करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। मतलब कन्वर्सन ऑफ एनिमल और प्लांट प्रोटीन, डेड प्रोटीन, बाय द मीन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग पैथोजेंस या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रोब्स कह सकते हैं, पैथोजन नहीं कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रोब्स इनटू वेरियस नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अब देखो एक लास्ट टर्म आ गया डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होता है ना, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है बाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या स्यूडोमोनास, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाम से भी पता चल रहा है कि नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या था। नाइट्रिफिकेशन का मतलब था कि
नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मेशन होना, और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट वापस कन्वर्ट कर जाता है किसमें, इसमें ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास का रोल होता है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक मुझे लगता है ये छूट गया है, दैट इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, पास्चुराइजेशन। देखो पास्चुराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक माना जाता है। एक्चुअली में ये टेक्निक जो होता है ना, वो लिक्विड फूड के लिए होता है। किसके लिए होता है, लिक्विड फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम लोग पास्चुराइजेशन का यूज़ करते हैं। लुइस पास्चर ने इसको सबसे पहले ये इसके बारे में बताया था। तो पास्चुराइजेशन में आप क्या पाओगे कि इसको हम लिक्विड फूड को लगभग 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। ओके, इसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद फिर क्या करते हैं, सडनली इसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, सडनली इसको ठंडा कर देते हैं लगभग 4 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आप ऐसा करते हो ना, तो उसके टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से उसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, और इस तरह से आप फूड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये हमेशा और हमेशा लिक्विड फूड के लिए होता है, चाहे वो फ्रूट जूस हो, या फिर ऑयल हो, या फिर ये मिल्क हो, या फिर क्रीम हो। तो ये सारी चीज़ों को पास्चुराइजेशन किया जाता है, और ये भी एक स्पेशल टेक्निक है जिसके द्वारा आप फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये सारे टॉपिक जो आपका था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें कमेंट कीजिए जो हमें अच्छा लगेगा, चाहे वो कमेंट आपका सजेशन भी हो सकता है। आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।